बहुत पुरानी बात है। बेलमपुर नाम का एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब मजदूर व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और एक 7 साल के बेटे गोपाल के साथ रहा करता था। माधव बहुत ही ईमानदार और सीधा सादा व्यक्ति था। एक दिन राधा ने माधव से कहा, सुनिए जी, आप तो जानते ही हैं कि बारिश का मौसम आ गया है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर आपने इस बार भी घर की छत ठीक नहीं करवाया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। माधव ने कहा, तुम सही कहती हो भाग्यवान। पिछली बार की बारिश ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत करवानी होगी। भाग्यवान, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ। वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर सेठ जी ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर माधव अपने सेठ के घर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। सेठ ने कहा, अरे माधव, आओ आओ, बोलो क्या बात है। आज तुम काम पर इतने लेट से आए हो। आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? नहीं देख रहे हो कितना काम बाकी है? माधव बोला, वो सेठ जी, बात कुछ ऐसी ही है। आप तो जानते ही हैं, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बारिश शुरू हो गई है। घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बारिश में मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से भी मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के कारण घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। सेठ जी, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। अगले महीने की तनख्वाह में से काट लेना। सेठ ने कहा, देखो माधव, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम यह भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे यह फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम की तलाश कर लो। माधव बोला, सेठ जी, लेकिन ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सेठ बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ माधव, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं भी तुम्हें पैसे कहाँ से दे पाऊंगा। मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा माधव दुखी होकर अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बारिश में उनका भी हाल हमारी तरह ही है। सेठ जी ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया है। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। इतना सुनते ही राधा चिंतित होते हुए बोली, यह तो बहुत बुरी खबर है जी। ऐसी बारिश में कहाँ काम मिलेगा। पहले को छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत भी कैसी होगी। माधव बोला, अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। अगले दिन पूरे बेलमपुर गांव में जोरों की गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। माधव के घर की छत टूटी होने के कारण माधव के घर की छत से पानी टपकने लगता है। यह देखकर राधा और माधव काफी परेशान हो जाते हैं। माधव कहने लगा, अरे भाग्यवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहीं बारिश के कारण हमारी छत टूट ना जाए। अगर इसी तरह रोज बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगी। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। राधा बोली,
हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखो, हमारी छत से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। माधव बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। राधा बोली, लेकिन जी, बाहर जोरों की बारिश हो रही है, ऐसे में आप कहाँ काम ढूंढेंगी? माधव बोला, तो मैं क्या करूं भाग्यवान, और कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे जाना ही होगा, नहीं तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। राधा बोली, ठीक है जी, आप जैसा कहो, लेकिन आप ध्यान से जाइएगा, बाहर बहुत तेज बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर माधव भारी वर्षा में छाता लेकर काम की तलाश में बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार में पहुंचकर माधव एक मछली वाले के पास जाता है और कहता है, अरे ओ मछली वाले भैया, ये मछली कैसे किलो दे रहे हो? मछली वाले ने कहा, अरे 100 रुपए किलो है भैया, आपको लेना है तो बोलो। माधव बोला, अरे नहीं नहीं भैया, मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे बस यह बता दो, तुम्हारे पास कोई मेरे लायक काम है? मैं कर दूंगा। भाई, मुझे काम की ज़रूरत है। मछली वाले ने कहा, अरे भैया, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा गरीब मछली वाला हूँ। मेरा तो खुद का घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुझे माफ़ करना भैया, मेरे पास तुम्हें देने लायक कोई काम नहीं है। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। माधव बोला, अच्छा ठीक है मछली वाले भैया, कोई बात नहीं। इतना कहकर माधव आगे बढ़ जाता है। माधव पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। फिर माधव चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। तभी चाय वाला बोलने लगता है, अरे भाइयों, आप लोगों ने सुना, आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत जोरों की बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का भी खतरा है। माधव बोला, अरे भाई, यह कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर ना करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे बर्बाद हो जाएंगे। बारिश की वजह से सारी फसलें खराब हो जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार भी बंद हो जाएगा। चाय वाला बोला, अरे माधव भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे माधव भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं, जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तो तुम्हें लिख कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और होगा वही जो इस बार चाहते हैं। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे मेरी तो दुकान भी चूने लगी थी, इसलिए अखबार में छपी बातों पर ध्यान मत दिया करो। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। माधा को उन दोनों आदमियों की बात अजीब लगती है, इसलिए वह वहां से उठकर अपने घर चला आता है। घर जाकर माधव अपनी पत्नी राधा से कहता है, भाग्यवान, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राधा बोली, क्या? आप यह क्या कह रहे हैं जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, और सुबह से गोपाल की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। मुझे लगता है उसे बुखार है, तुम उसके लिए दवाई ले आओ। माधव ने कहा, लेकिन भाग्यवान, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, फिर मैं गोपाल के लिए दवाई कैसे लाऊंगा? राधा ने कहा, अजी, गोपाल का अगर इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, आपको जल्दी कुछ करना होगा। माधव बोला, लेकिन भाग्यवान, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है,
ऐसे में गोपाल के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। चलो, हम भोला के घर चलते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। फिर माधव और राधा दोनों तुरंत ही भारी बारिश के बीच में ही छाता लेकर भोला के घर जाते हैं। भोला, अरे ओ भाई, दरवाज़ा खोलो भाई, घर पर हो कि नहीं? भोला ने कहा, अरे इतनी रात में कौन है भाई? रुको, आता हूँ, आता हूँ। अरे माधव भाई, तुम लोग यहाँ इतनी रात को इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई परेशानी हो तो बताओ। माधव बोला, भाई मेरा बेटा गोपाल बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भोला ने कहा, माधव भाई, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माधव भाई, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भाई, मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। माधव निराश होते हुए बोला, भोला भाई, यह केवल पैसों की बात नहीं है भाई, यह मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। तुम वाकई में मेरी इस गंभीर स्थिति में मदद नहीं कर सकते? क्या मेरे मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं? भोला ने कहा, अरे भाई, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इतना कहकर भोला अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों पति पत्नी यह सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। भोला की पत्नी ने पूछा, कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से सिकड़ी पीट रहा था? भोला ने कहा, अरे भाग्यवान, वो मेरा भिखारी दोस्त माधव था। उसका बेटा गोपाल बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। भोला की पत्नी ने कहा, लेकिन माधव तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है ना जी। उसने आपकी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर आपने उन्हें पैसे देने से क्यों मना कर दिया? भोला ने कहा, अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फ़ायदा होता है। चलो माना, मैंने उससे पैसे उधार दे दिए, लेकिन वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। भोला की पत्नी ने कहा, फिर भी मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो जाए। भोला गुस्से से बोला, अरे तो मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका लेके रखा है क्या? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने और उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद ज़रूर ही कर देगा। भोला की पत्नी बोली, भगवान से डरिए जी, मुसीबत आती देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो आपका यह घमंड आपको ले डूबे। भोला ने कहा, अरे यह सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी यह कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या नहीं दूं मेरी मर्जी। उधर माधव परेशान बेबस था। उसने सभी चाहने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद ना करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वह खुद भी परेशान है, तो कुछ ने कहा उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई
कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। राधा रोते हुए कहने लगी, आप कुछ करते क्यों नहीं जी? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? माधव बोला, अरे क्या करूं? इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है, इसलिए इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं थक चुका हूँ। लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना। राधा बोली, ऐसा मत कहिए जी, आप एक बार मुखिया जी के पास जाइए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। माधव तुरंत घबराहट में घर से निकलता है और मुखिया जी के घर पहुंच जाता है और मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा गोपाल बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने दोस्त, रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुखिया ने कहा, माधव, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे भाई, बुरे वक्त में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन माधव, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने भी 1 रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है, वह सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज चढ़ा है, मैं अपने ऊपर का और कर्ज नहीं कर सकता। माधव माधव ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर माधव दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। माधव यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सर के ऊपर वाले पेड़ पर जोरों की गर्जन के साथ बिजली गिरती है और उस पेड़ का एक शाखा टूटकर माधव के सर पर गिर पड़ता है और माधव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगले दिन उसी रास्ते पर एक सेठ अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र जमीन पर लेटे हुए माधव पर पड़ती है। सेठ सोचता है, अरे भाई, ये कौन व्यक्ति है? लगता है किसी मुसीबत में है। तब व्यापारी सेठ माधव के पास जाकर देखता है, अरे, यह तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये बेसहारा और कमज़ोर है। फिर व्यापारी सेठ माधव को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर माधव का इलाज करवाता है। कुछ ही देर में माधव को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। सेठ ने कहा, तुम रास्ते पर बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। माधव बोला, सेठ जी, आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी आपने मेरी मदद की। मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा। सेठ बोला, देखो भाई, जीवन में बस खुद की मदद करना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे के लिए मदद के लिए ही बने हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक कई लोगों के बुरे पहलू ही देखे हैं,
लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। माधव बोला, जी सेठ जी, मेरा बेटा गोपाल बहुत बीमार है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में खोया हुआ जा रहा था। साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तभी मेरे सिर के ऊपर वाले पेड़ पर अचानक बिजली गिरी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आँख खुली तो आप मेरे सामने थे। सेठ ने कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत मुसीबत में लगते हो। अब तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत ही खराब हो गई होगी। एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वह भला आदमी माधव को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवा कर अपनी घर की छत का बनवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे आकर लौटा देना। माधव बोला, आपका धन्यवाद भैया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। मैंने देवी देवताओं का नाम तो ज़रूर सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है, और आज मैंने देख लिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सेठ ने कहा, अरे यह कोई बड़ा काम नहीं है भाई। अच्छा, अब तुम जल्दी घर जाओ और अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाओ। माधव जल्दी से अपने घर जाता है। फिर माधव अपने बेटे गोपाल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में उसका बेटा गोपाल ठीक हो जाता है। फिर एक दिन राधा माधव से कहती है, सुनिए जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप पैसे कहाँ से लाए थे। माधव बोला, भाग्यवान, यह पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं था कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कारोबार कर लेना। राधा बोली, हाँ जी, आप सही कहते हैं, वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। माधव बोला, भाग्यवान, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम शुरू करूँ। राधा बोली, मैं तो कहती हूँ हम एक सब्जी की दुकान खोल लेते हैं। मैं खेत में सब्जी उगाऊंगी और आप बाजार ले जाकर बेचना। माधव बोला, हाँ, तुम सही कहती हो राधा, हम एक सब्जी की दुकान खोल लेते हैं। अगले दिन से दोनों फल और सब्जी का व्यापार शुरू कर देते हैं। राधा अपने खेतों में मेहनत से तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती और माधव उन फल और सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता। धीरे धीरे करके माधव का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके ग्राहक चारों ओर फैले हुए थे। जमा किए हुए पैसों से माधव एक अच्छा घर भी खरीद लेता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब माधव घर पर होता है तो उसका दोस्त भोला आता है और कहता है, माधव भाई, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। भाई, घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सकते हो। माधव ने कहा, भोला भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। माधव ने भोला को पैसे दे दिया। भोला ने सोचा था कि जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, वैसे माधव भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन माधव ऐसा नहीं था। माधव सभी की मदद करता था। यह सब देखकर भोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माधव से कहता है,
भाई, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ। मेरे भाई, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो भाई। माधव बोला, अरे भोला भाई, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। भाई, मैंने जो किया यह तो मेरा फ़र्ज़ था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। भोला अपने घर चला जाता है। फिर माधव अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो जमा पूंजी अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक ठाक है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी का उधार पैसे दे आऊं। राधा बोली, हाँ, आप सही सोच रहे हैं जी। उस भले आदमी ने कितने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से तो आज हम तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप उसके पैसे लौटा दीजिए। माधव उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब माधव उस सेठ के घर पहुंचता है तो उसे वह भला आदमी नहीं मिलता है, बल्कि उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। माधव उससे कहने लगा, अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। उस आदमी ने कहा, कौन आदमी? नाम क्या है उसका? माधव बोला, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा हट्टा कट्टा था और दयालु स्वभाव का आदमी था। उस आदमी ने कहा, अरे भाई, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 30 साल से तो इस घर में मैं ही रहता हूँ। माधव बोला, अरे भाई, मुझे पूरा याद है। वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 5 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातें करके मेरा समय खराब कर रहे हो? मैंने कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से तुम जाओ और मुझे काम करने दो। माधव वहाँ से वापस अपने घर आया और राधा से कहने लगा, भाग्यवान, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वह भला आदमी मुझे लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वह आदमी नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह उस घर में लगभग 30 साल से रहता है और उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता है। राधा बोली, क्या पूरे यकीन के साथ कह सकते हो वो भला आदमी आपको उसी घर में लेकर गया था? माधव बोला, अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। वो मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ करीब 5 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर कहा कि वह उस घर में लगभग 30 साल से रह रहा है और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता है। राधा बोली, अजी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। आपकी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही ईश्वर खुद आए हमारी मदद करने। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।